पहला क्वेश्चन है, सोनार में क्या प्रयुक्त होता है? सोनार में क्या प्रयुक्त होता है? ए ऑप्शन पराश्रव्य तरंगे, बी अपश्रव्य तरंगे, सी रेडियो तरंगे, डी श्रव्य ध्वनि तरंगे। पहले देख लेते हैं सोनार होता क्या है। सोनार एक ऐसी युक्ति का नाम है, एक ऐसा उपकरण है जिसकी वजह से समुद्र की गहराई में पड़ी हुई किसी भी चीज़ का पता लगाया जाता है। यानी सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अब इसमें किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो वो होती है आपकी पराश्रव्य तरंगे। वो होती हैं आपकी पराश्रव्य तरंगे। अब पराश्रव्य तरंगे क्या होती हैं? तो ऐसी तरंगे जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक होती है। इनके स्रोत क्या होते हैं? डॉग, कैट, बैट यानी चमगादड़, डॉल्फिन, चूहे, ये सब पराश्रव्य तरंगों के स्रोत होते हैं। अब इसका उपयोग क्या होता है? तो याद रखिएगा, पराश्रव्य तरंगों का उपयोग चिमनियों में सफाई करने के लिए, अल्ट्रासाउंड करने के लिए और धातुओं में जो टूट फूट होती है उसकी जांच करने के लिए हम पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं, और कभी कभी हम इसका रेजर ऑपरेशन में भी प्रयोग करते हैं। इसका दूसरा पॉइंट कि जो ये होती हैं यानी पराश्रव्य तरंगें, ये दाब वैद्युत प्रभाव भी उत्पन्न करती हैं। दाब वैद्युत प्रभाव भी उत्पन्न करती हैं। चलिए, नेक्स्ट ऑप्शन था हमारा अपश्रव्य तरंगे। ये क्या होती हैं? तो याद रखिएगा, अपश्रव्य तरंगे ऐसी तरंगे होती हैं जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से भी कम होती है। जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से भी कम होती है। अब इनके स्रोत कौन होते हैं? याद रखिएगा, बड़े स्रोत होते हैं, भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, हाथियों की आपस की बातचीत हो गई, जो दरियाई घोड़े होते हैं, जो हमारे हृदय की तरंगें होती हैं, वो सब आपकी अपश्रव्य तरंगें होती हैं। इनको साधारणतः मनुष्य सुन नहीं सकता, क्योंकि आपको पता होगा कि जो मनुष्य सुन सकता है उस आवृत्ति की रेंज होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, जिसको हम श्रव्य तरंगे कहते हैं। चलिए, हमारा नेक्स्ट ऑप्शन था रेडियो तरंगे। ये क्या होती हैं? तो याद रखिएगा, रेडियो तरंगे ऐसी तरंगे होती हैं जिनकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है और आवृत्ति सबसे कम होती है। इसको हम एक वीडियो के माध्यम से समझते हैं। तो इसमें तरंगे आती हैं, पराश्रव्य तरंगे, और वापस पहुंच जाती हैं जहां से आई हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि कहां पर कोई वस्तु कितनी दूरी पे है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ, बी ऑप्शन सोनार, सी साइक्लोट्रॉन, डी सिस्मोग्राफ। तो याद रखिएगा, सूर्य की फोटोग्राफी के लिए हमेशा स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ का प्रयोग करते हैं। हमेशा स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ का प्रयोग करते हैं। अब सोनार क्या होता है? तो जैसे पहले बताया कि सोनार का प्रयोग समुद्र की गहराई में पड़ी हुई किसी चीज़ का पता लगाने के लिए किया जाता है। अब साइक्लोट्रॉन क्या होता है? तो साइक्लोट्रॉन होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन को या किसी भी एलिमेंट को त्वरित गति प्रदान करने के लिए, किसी भी उसके लिए हमें साइक्लोट्रॉन का प्रयोग करना पड़ेगा। याद रखिएगा, सिस्मोग्राफ का प्रयोग भूकंप का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर ए, स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक में क्या मापा जाता है? ए ऑप्शन जल की शुद्धता, बी जल की गहराई, सी जल का बहाव या डी जल की मात्रा। तो याद रखिएगा, क्यूसेक में हमेशा जल का बहाव मापा जाता है। जल का, जैसे आपने कई बार न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा, जब बांध से पानी छोड़ा जाता है तो हमेशा क्या मापा जाता है? वो मात्रा हमेशा क्यूसेक में दी होती है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्घ मात्रक है। अर्घ मात्रक है। ए ऑप्शन कारक का, बी ऑप्शन बल का, सी शक्ति का, डी ऊर्जा का। तो याद रखिएगा, अर्घ जो है वो कारक का मात्रक है। कार का मात्रक, अब कार का मात्रक तो जूल होता है। तो याद रखिएगा, जो कार का मात्रक होता है जूल, वो आपका एसआई मात्रक होता है। जो कार का मात्रक होता है जूल, वो आपका एसआई मात्रक होता है, यानी स्टैंडर्ड सिस्टम। लेकिन जो हमारा जूल का सीजीएस मात्रक होता है, वो हमारा क्या होता है? वो अर्घ होता है। जूल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? अर्घ होता है। अब एक जूल में कितने अर्घ होते हैं? तो आपके एक जूल में 10⁻7 अर्घ होते हैं। एक जूल में 10⁻7 अर्घ होते हैं। इसी प्रकार एक और चीज़ होती है, वो होता है आपका बल। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक होता है न्यूटन, लेकिन उसका सीजीएस मात्रक क्या होता है? वो होता है डाइन। यानी बल का सीजीएस मात्रक डाइन, और जूल का यानी कार का सीजीएस मात्रक अर्घ। अब एक न्यूटन में कितने डायन होते हैं? तो आपको पता होगा, एक न्यूटन में 10⁵5 डायन होते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। और जो तीसरा ऑप्शन दिए शक्ति, तो आपको पता होगा शक्ति क्या होती है? शक्ति होती है किसी कार्य को करने की दर, यानी कार्य बटे समय। इसी को हम क्या कह सकते हैं? जूल बटे समय, या इसी को हम कह देते हैं वाट।
अब ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा का मात्रक आपको पता है, जूल होता है, क्योंकि ऊर्जा एक टाइप से आपका कार्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इसमें सूची है, सूची फर्स्ट, सूची सेकेंड, इसमें आपको एक दूसरे को मिलाना है। तो पहला जो ऑप्शन दिए है मैक, तरंगदैर्घ्य, एंगस्ट्रॉम, दाब, पास्कल, ऊर्जा, जूल। तो याद रखिएगा उच्च वेग हमेशा मैक में मापा जाता है, उच्च वेग हमेशा मैक में मापा जाता है। तरंगदैर्घ्य हमेशा एंगस्ट्रॉम में मापी जाती है, क्योंकि तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रॉम। दाब हमेशा पास्कल में मापा जाता है, दाब हमेशा पास्कल में मापा जाता है। और ऊर्जा हमेशा जूल में मापी जाती है, ऊर्जा हमेशा जूल में मापी जाती है। अब मैक क्या होता है? तो याद रखिएगा मैक एक संख्या है, जिसको हम क्या कहते हैं? मैक संख्या। अब ये होती किसकी है? तो याद रखिएगा मैक संख्या हमेशा वायुयानों की होती है। अब इसको निकालते कैसे हैं? तो मैक संख्या निकालने के लिए वायुयान की गति में हवा में ध्वनि की गति का अगर हम भाग दे देते हैं तो हमें मैक संख्या प्राप्त हो जाती है। जिसकी मैक संख्या जितनी अधिक होती है उस वायुयान की गति उतनी ही अधिक होती है। तो उच्च वेग हमेशा मैक संख्या निकालने के लिए किया जाता है, उच्च वेग हमेशा मैक संख्या में मापा जाता है और हमेशा वायुयानों का मापा जाता है। बी ऑप्शन तरंगदैर्घ्य। तो याद रखिएगा तरंगदैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। दाब का मात्रक पास्कल होता है। आपको पता होगा दाब का फॉर्मूला क्या होता है? तो दाब का फॉर्मूला होता है आपका F/A। क्या होता है आपका? आपका होता है F/A। यानी अगर एकांक क्षेत्रफल में अगर आप किसी पार्टिकुलर क्षेत्रफल में कोई बल लगा रहे हो तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं दाब। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? अब F/A है तो न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, या हम इसी को कह देते हैं पास्कल। क्या कह देते हैं? पास्कल। अब ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। यानी सभी जो आपके चारों विकल्प हैं वो आपस में मैच कर रहे हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। 1 2 3 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका क्या कारण है? आपका ए ऑप्शन है स्थिरता का जड़त्व, बी ऑप्शन गति का जड़त्व, सी ऑप्शन जड़त्व आघूर्ण, या डी द्रव्यमान का संरक्षण। तो याद रखिएगा एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे होने का सिर्फ एक कारण होता है, वो होता है स्थिरता का जड़त्व। क्या होता है? स्थिरता का जड़त्व। अब ये होता क्या है, कैसे होता है, उसको देख लेते हैं। जड़त्व होता क्या है? याद इसी को हम क्या कहते हैं? जड़त्व होता क्या है? प्रत्येक वस्तु का वह गुण जो उसमें होने वाले परिवर्तनों का विरोध करती है, उसको हम क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। अब विरोध किस टाइप का? तो उसकी गति का विरोध, उसकी विराम का विरोध, या उसकी दिशा का विरोध। अगर कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान रहेगी, अगर कोई वस्तु विराम है तो विराम रहेगी, और कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में जा रही है तो वो उसी निश्चित दिशा में जाएगी जब तक आप उसमें कोई भी परिवर्तन करने की कोशिश ना करें। अगर आपने उसमें परिवर्तन करने की कोशिश किया तो वो वस्तु उसका विरोध करेगी, और ये जो विरोध होता है वही आपका क्या होता है? वही आपका जड़त्व होता है। ठीक है। अब जड़त्व यानी किसी भी वस्तु के अपनी स्थिति को बनाए रखने का गुण। अब ये होता कितने प्रकार का है? तो याद रखिएगा जो जड़त्व होता है आपका वो 3 प्रकार का होता है। जड़त्व आपका 3 प्रकार का होता है। कैसा? एक गति का जड़त्व, एक विराम जड़त्व, एक दिशा का जड़त्व। अगर कोई वस्तु गति है तो गति बनाए रखने की कोशिश करेगी, अगर कोई वस्तु विराम है तो विराम रहने की कोशिश करेगी, अगर कोई वस्तु दिशात्मक है एक निश्चित दिशा में जा रही है तो वो निश्चित दिशा में जाने की कोशिश करेगी। जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में आपको दिया है एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है तो उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण है स्थिरता का जड़त्व। अब स्थिरता का जड़त्व तो कैसे? आपने देखा होगा कि अगर कोई बस खड़ी है, आप उस पर बैठे हो, अचानक से बस चलने लगी तो आप पीछे हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आपका जो शरीर है उसका आधा भाग बस के संपर्क में है, लेकिन ऊपर का भाग क्या है? स्वतंत्र है। अब आप दोनों स्थिर हो, आप बस स्थिर है, आप भी स्थिर हो, लेकिन बस चलने लगी तो आपका नीचे का भाग तो चलने लगेगा, लेकिन ऊपर का भाग क्या कोशिश करेगा कि मैं स्थिर रहूं, इस वजह से वो पीछे हो जाता है। ये एग्जाम्पल है आपकी स्थिरता का जड़त्व का। अब गति की जड़त्व का एग्जाम्पल क्या है? जैसे बस आपकी क्या है, अगर कोई वस्तु गतिमान है तो वो गतिमान रहने की कोशिश करेगी। जैसे आप बस पे खड़े हो, बस चल रही है, आप भी चल रहे हो, आपके पैर बस के संपर्क में है, बस कोशिश क्या करेगी? चलती रहे। आप कोशिश क्या करोगे? चलते रहो। लेकिन ड्राइवर ने बस को रोक दिया, आपके पैर रुके, लेकिन आपका शरीर क्या कोशिश करेगा? मैं चलता रहूं। यही तो जड़त्व है। अब वैसे ही जैसे ही वो बस रुकती है आप गिर जाते हो। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमानों पर वही रहता है, यानी कौन सा तापमान है जो डिग्री सेल्सियस पैमाना और फ़ारेनहाइट पैमाना दोनों पे एक जैसा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका -40। -40 ऐसा ताप है जिस पर दोनों ही पैमाने क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कैसे, देख लीजिए। C-0 ये फॉर्मूला है, C-0 बटे 100 बराबर F-32/180, यानी आप C की जगह -40 रखो, F की जगह -40 रखो, तो ये दोनों आपस में क्या आएंगे, बराबर आएंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। ए ऑप्शन, किसी भी पिंड का भार भिन्न भिन्न ग्रहों पर भिन्न भिन्न होता है। बी, किसी भी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी पर, चंद्रमा पर और रिक्त आकाश में समान होता है। सी, किसी भी पिंड की भारीनता की स्थिति उस पर लगने वाले गुरुत्वीय बलों के प्रति संतुलित होने पर होती है। या डी, पृथ्वी की सतह तथा समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार द्रव्यमान समान होता है। इसको देखने के पहले हम समझ लेते हैं कि भार और द्रव्यमान में अंतर क्या है। बहुत ही कन्फ्यूज़न वाला है, लेकिन बहुत आसान है, बहुत लोग कन्फ्यूज़ होते हैं। देख लीजिए, द्रव्यमान यानी मास, तो पहला इसका पॉइंट है कि जड़त्व प्रदर्शित करता है। जड़त्व क्या करता है, प्रदर्शित करता है, यानी किसी वस्तु में जो स्थायित्व होता है वो किसकी वजह से होता है, द्रव्यमान की वजह से होता है। इसको एम से लिखते हैं, ठीक है। मेन पॉइंट, द्रव्यमान कभी शून्य नहीं हो सकता। द्रव्यमान कभी परिवर्तन से, जी के मान का परिवर्तन से द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी जी की वैल्यू आपकी कुछ भी हो, गुरुत्वीय त्वरण आपका कुछ भी हो, लेकिन द्रव्यमान आपका क्या होता है, समान होता है। यानी आप कहीं भी जाओ, पृथ्वी पे हो, चंद्रमा पे हो, सूर्य पे हो, मंगल पे हो, बुध पे हो, कहीं भी जाओ, आपका द्रव्यमान हमेशा क्या होगा, एक समान होगा। क्यों, क्योंकि इसमें जी के मान के बदलने से कोई भी परिवर्तन नहीं होता। भार क्या है, भार वह बल होता है जिसकी वजह से पृथ्वी किसी को अपनी ओर खींचती है। भार एक बल है जिससे पृथ्वी किसी चीज़ को अपनी ओर खींचती है, यानी F बराबर mg। अब आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, यहाँ पे क्या है, g है, यानी अगर g का मान परिवर्तित होता है तो भार आपका बदलेगा। लेकिन याद रखिएगा, अगर g 0 हो गया तो भी भार आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द्रव्यमान कभी 0 नहीं होता, कभी बदलता नहीं है। भार आपका हमेशा हर जगह अलग अलग हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ठीक है, यानी भार का मान जी के अनुसार क्या होता है, बदलता रहता है। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है आपका, कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, ए ऑप्शन कहता है किसी भी पिंड का भार भिन्न भिन्न ग्रहों पर भिन्न भिन्न होता है। किसी भी पिंड का भार भिन्न भिन्न ग्रहों पर भिन्न भिन्न होता है। याद रखिएगा, इसमें बात किसकी की जा रही है, इसमें बात की जा रही है भार की। और जैसे कि हमने बोला आपको, भार जी पर डिपेंड करता है और जी हर पिंड पे अलग अलग होता है, तो आपका भार भी अलग अलग होगा। यानी ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन, किसी भी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी पर, चंद्रमा पर और रिक्त आकाश में समान होता है। याद रखिएगा, इसमें किसकी बात की जा रही, द्रव्यमान की। इसमें बात की जा रही है द्रव्यमान की। तो द्रव्यमान आपका तो कभी नहीं बदलता, चाहे वो चंद्रमा हो, चाहे वो रिक्त आकाश हो। ये ऑप्शन भी आपका सही है। सी ऑप्शन है, किसी भी पिंड की भारीनता की स्थिति उस पर लगने वाले गुरुत्वीय बलों के प्रति संतुलित होने पर होती है। तो याद रखिएगा, आप इस टाइम अगर बैठे हो तो आपके ऊपर लगभग 5 प्रकार के बल कार्य करते हैं। चाहे वो आपका चुंबकीय बल हो, चाहे आपका वैद्युत बल हो, चाहे आपका नाभिकीय बल हो, चाहे आपका गुरुत्वीय बल हो। और ये बल आपस में आप एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, संतुलित कर लेते हैं। इसी वजह से क्या होती है, भारहीनता। ठीक है, चलिए डी ऑप्शन है आपका, पृथ्वी की सतह तथा समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता है। ये बिल्कुल गलत है। क्या, कि भार और द्रव्यमान समान होता है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता सिर्फ द्रव्यमान की, तो हम हाँ कह सकते थे कि पृथ्वी की सतह या समुद्र कहीं भी हो, द्रव्यमान समान होगा। लेकिन यहाँ भार की भी बात की जा रही है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि भार हर जगह बदलता है। इसलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल क्या है, गलत है। क्वेश्चन में भी यही कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी से 2 किलोमीटर ऊपर उड़ते हुए किसी यान से एक ईंट ऊर्ध्वाधर फेंकी जाती है, तब ईंट क्या होगी, स्थिर चाल से गिरेगी, स्थिर वेग से गिरेगी, स्थिर त्वरण से गिरेगी, या कुछ समय तक स्थिर चाल से गिरेगी और फिर पृथ्वी के निकट आने पर स्थिर त्वरण से गिरेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, स्थिर त्वरण से गिरेगी। ठीक है, किससे गिरेगी, इसका आंसर क्या है, स्थिर त्वरण से गिरेगी। क्यों, त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है वेग परिवर्तन समय के साथ। अगर समान समय के साथ समान वेग परिवर्तन हो रहा है तो आपका त्वरण स्थिर होगा, कांस्टेंट होगा, और इसी प्रकार हमारे कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक यात्री एक रेलगाड़ी
एक यात्री एक चलती रेलगाड़ी में 5 रुपए का सिक्का उछालता है। यदि सिक्का उसके पीछे गिरता है तो रेलगाड़ी की स्थिति क्या होगी? ए ऑप्शन, एक समान त्वरण से ही चल रही है, एक समान मंदन से ही चल रही है, एक समान चाल से ही चल रही है, एक समान वेग से ही चल रही है। तो याद रखिएगा, इसका कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है? सपोज मान लीजिए ये आपकी ट्रेन चल रही है, आप ये बैठे हो, आपने एक सिक्का ऊपर उछाला, लेकिन आपको पता होगा ये गतिमान है सिक्का, तो ये कोशिश क्या करेगा कि मैं भी इसी ट्रेन के साथ गतिमान रहूं, लेकिन आपने इसको ऊपर उछाल दिया तो ये ऊपर भी जाने की कोशिश करेगा। इस वजह से ये क्या होता है, ये आपकी ऊपर की गति और आपकी ट्रेन की गति के परिणामी में गति करने लगता है, ऐसे। ठीक है, और इस प्रकार गति करते हुए ये आगे गिरता है। अब इससे दो क्वेश्चन आते हैं। दो क्वेश्चन कैसे? पहला क्वेश्चन आता है कि आपका सिक्का आपने ऊपर उछाला चलती ट्रेन से और वो आपके हाथ में गिरा। पहला, आपने सिक्का उछाला और आप ट्रेन चल रही है लेकिन सिक्का आपके आगे गिरा। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, आपने सिक्का उछाला लेकिन सिक्का आपके पीछे गिरा। अब इसके आंसर क्या होंगे? तो याद रखिएगा, अगर आप एक समान चाल से चल रहे हो तो सिक्का आपके हाथ में गिरेगा। अगर आप एक समान चाल से चल रहे हो तो सिक्का आपके हाथ में गिरेगा। लेकिन अगर सिक्का आगे गिरता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी ट्रेन धीमी हो रही है, यानी ट्रेन क्या हो रही है? मंदित हो रही है। अगर सिक्का आपके पीछे गिरता है, यानी कहीं ना कहीं आपकी ट्रेन तेज चल रही है, यानी वो समय के साथ अपनी गति बढ़ा रही है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहता है? क्वेश्चन में सिंपल कहता है कि आपने जैसे ही सिक्का उछाला, वो आपके पीछे गिरता है। इसका मतलब आपकी ट्रेन क्या हो रही है? तेज चलने की कोशिश कर रही है, हर बार तेज हो जाती है। कभी क्वेश्चन पूछता है कि ये जो गति होती है इसको क्या कहते हैं? ये जो गति होती है उसको हम कहते हैं आवर्ती गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। और जो ये मार्ग होता है, जो मार्ग है, उस मार्ग को हम क्या कहते हैं? इस मार्ग को हम कहते हैं परवलयाकार मार्ग। इस मार्ग को क्या कहते हैं? परवलयाकार मार्ग। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई जहाज नदी से सागर में प्रवेश करता है तो क्या होता है? ए, वह कुछ ऊपर उठता है, बी, वह कुछ नीचे जाता है, सी, वह उसी तल पर रहता है, या डी, एक समुद्र की तल में डूब जाता है। तो इसका आंसर क्या होता है? आपको पता होगा, एक जहाज जैसे ही नदी से सागर में प्रवेश करता है वो कुछ ऊपर उठ जाता है। उठता क्यों है? क्योंकि नदी में आपकी नमक की मात्रा कम होती है, समुद्र में आपके नमक की मात्रा अधिक होती है, वो अधिक साल्ट होता है, उसमें अधिक अशुद्धियाँ होती हैं। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि जैसे ही आपका जहाज नदी से सागर में प्रवेश करता है तो वो ऊपर उठ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वर्षा की बूंदों की गोल आकृति होने का एक वर्षा की बूंदों का गोल आकृति होने का कारण क्या है? ए, द्रव्य का घनत्व, बी, पृष्ठ तनाव, सी, वायुमंडलीय दाब, या डी, गुरुत्व। तो याद रखिएगा, वर्षा की बूंदें हमेशा पृष्ठ तनाव की वजह से गोल होती हैं। अब पृष्ठ तनाव की वजह से गोल कैसे होती हैं तो आपको पता होना चाहिए। पृष्ठ तनाव हमेशा ससंजक बल की वजह से होता है। आपके दो बल होते हैं, एक आपका ससंजक बल होता है, एक आपका आसंजक बल होता है, यानी एक कोहेसिव फोर्स, एक एडहेसिव फोर्स। ससंजक बल क्या होता है? ऐसा बल जो समान प्रकार के पदार्थ के मध्य लगे, यानी जैसे पानी के मध्य जो लगेगा, पानी के अणुओं के मध्य लगेगा, वो आपका ससंजक बल है। भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ जैसे पानी और गिलास, पानी को आपने गिलास भर दिया तो पानी की और गिलास के मध्य जो बल लगेगा उसको हम आसंजक बल कहते हैं। ठीक है, यही सिंपल सा आंसर हुआ करता है। और कभी कभी क्वेश्चन आता है कि पारे को किसी भी बर्तन में डालने पर उसकी सतह गीली नहीं होती, क्यों? क्योंकि जो पारा होता है उसके अणुओं के मध्य लगने वाला ससंजक बल बहुत अधिक होता है। इसकी वजह से वो अपने पदार्थों को इतनी अच्छे से बाइंड कर लेता है कि वो गिलास की सतह पे चिपक नहीं पाते और गिलास आपका गीला नहीं होता है। तो पृष्ठ तनाव का जो आंसर होता है वो आपका कौन सा बल होता है? वो आपका बल होता है ससंजक बल। कैसे? आपकी वर्षा की बूंदें होती हैं, इसमें आपस में क्या होता है? ससंजक बल कार्य करता है, एक दूसरे को अपनी ओर खींचती हैं, जिसकी वजह से इनकी बाहरी सतह पे एक तनाव उत्पन्न हो जाता है और वो क्या होती है? गोल हो जाती हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पृष्ठ तनाव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? ए ऑप्शन, वायु दाब, बी, गैसों का दाब, सी, गैस द्रवों का घनत्व, डी, सतह पर तेल का दबाव। तो याद रखिएगा, मैनोमीटर के द्वारा हमेशा और हमेशा गैसों का दाब मापा जाता है। क्या मापा जाता है? गैसों का दाब मापा जाता है मैनोमीटर के द्वारा। वायु दाब किससे मापा जाता है? वायु दाब आपका मापा जाता है बैरोमीटर से। वायु दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? तो इसका आंसर है 746 वाट होते हैं एक अश्वशक्ति में, 746 वाट। अब आपको पता होगा वाट
शक्ति का मात्रक है कार्य बटे समय, कार्य करने की दर, अश्व शक्ति जिसमें 746 वाट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिंड का पृथ्वी पर द्रव्यमान 6 किलोग्राम है, यदि इसके द्रव्यमान को चंद्रमा पे मापा जाए तो कितना होगा? तो आपको पता है कि द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 किलोग्राम, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? ए वायुमंडलीय दाब, बी आर्द्रता, सी उच्च ताप, डी घनत्व। तो याद रखिएगा पायरोमीटर हमेशा उच्च ताप मापने के लिए किया जाता है, उच्च ताप मापने के लिए। इसके दो नाम होते हैं पायरोमीटर के। पायरोमीटर का एक नाम होता है आपका पूर्ण विकिरण तापमापी। क्या होता है? पूर्ण विकिरण तापमापी। और इसको सबसे पहले किसने बताया? इसको सबसे पहले बताया स्टीफन ने। किसने बताया? स्टीफन ने। पूर्ण विकिरण तापमापी, इसका दूसरा नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए निम्न में से किस वर्ण की उच्चतम तरंग दैर्ध्य होती है? तरंग दैर्ध्य अधिकतम होती है। अब तरंग दैर्ध्य क्या होती है? तरंग दैर्ध्य होती है अधिकतम दूरी तय करना या किसी भी तरंग, प्रकाश की तरंग के द्वारा तय किया गया मार्ग। तो सबसे अधिकतम जो तरंग दैर्ध्य की बात की जा रही है वो आपका क्या होगा? लाल होगा। आप जानते हो लाल क्यों होगा? क्योंकि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, सुबह और शाम को सूर्य हमसे सबसे अधिक दूर पे होता है और वो हमको कैसा नजर आता है? लाल, यानी लाल रंग सबसे अधिक दूरी तय करता है। तो लाल हमारा क्या हो जाएगा? सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य वाला वर्णक हो जाएगा। श्यामपट्ट काला दिखता है क्योंकि ए ऑप्शन, वह हरे रंग का परावर्तन कर देता है, बी वह किसी रंग का परावर्तन नहीं करता, सी वह काले रंग का अवशोषण करता है, डी वह काले रंग का परावर्तन करता है। अब कोई वस्तु हमें नजर क्यों आती है? पहला क्वेश्चन ये। तो याद रखिएगा कोई वस्तु हमें काली नजर आती है या नजर आती है, कोई वस्तु हमें नजर आती है, इसका सिर्फ एक कारण होता है कि वो प्रकाश की किरण उस वस्तु से टकरा के परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। अब कोई वस्तु किस रंग की दिखाई देती है वो निर्भर करता है कि आपके किस रंग की किरण आपकी आंखों तक पहुंच रही है। आपको पता होगा कि सूर्य हमारा श्वेत प्रकाश होता है, दूर से टकराता है। अब कोई वस्तु हमें जिस रंग की दिखाई देती है सिर्फ वही प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है। अगर वस्तु हमें लाल दिखाई दे रही है इसका मतलब है कि सिर्फ लाल रंग परावर्तन होकर हमारी आंखों तक पहुंच रहा है, लेकिन यहाँ बात की जा रही है काला दिखाई देने की। अब क्वेश्चन आना चाहिए कि काला रंग परावर्तन होकर हमारी आंखों तक आएगा, लेकिन आपको पता होगा कि जो सूर्य का श्वेत प्रकाश होता है उसमें काला रंग कहीं नहीं होता। तो वस्तु हमें काली नजर क्यों आएगी भाई जब काला रंग नहीं होता? तो याद रखिएगा हमारी आंखों तक कोई भी प्रकाश नहीं पहुंचता। अगर हमारी आंखों तक कोई प्रकाश नहीं पहुंचता तो वस्तु हमें कैसी नजर आती है? काली नजर आती है। और वही आपको ऑप्शन मिलता है, कौन सा ऑप्शन? आपका बी, कि वह किसी रंग का परावर्तन नहीं करता है। इस वजह से श्यामपट्ट हमें कैसा नजर आता है? काला नजर आता है। ठीक है, जैसे ब्लैक होल एग्जाम्पल है, वो काला नजर क्यों आता है? क्योंकि उसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से वो पूरे प्रकाश को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतली सुई पानी पर किसके कारण तैरती है? पतली सुई पानी पर किसके कारण तैरती है? श्यानता, बॉयल का नियम, गुरुत्वीय बल, पृष्ठ तनाव। तो आपको पता होगा सुई के तैरने का कारण क्या होता है? पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। अब पृष्ठ तनाव क्या होता है वो आपको पहले बताया कि ससंजक बल की वजह से जो हमारे पानी के अणु होते हैं वो इतने पास पास आ जाते हैं जिससे उनकी ऊपरी सतह जो होती है वो एक झिल्ली की तरह व्यवहार करती है, और जिसपे हमारी सुई तैरती है, जिसपे मच्छर आके बैठते हैं या कोई कूड़ा जो भी आके ऊपर रह जाता है वो किसकी वजह से? वो पृष्ठ तनाव। इसका आंसर क्या है? पृष्ठ तनाव। अब यहाँ पे बात आती है श्यानता की। श्यानता क्या है? इसको हम कहते हैं विस्कोसिटी। तो याद रखिए कि श्यानता एक गुण है। कैसा गुण? विरोधी गुण। अब कार्य कैसे करता है श्यान बल देख लीजिए। सपोज मान लीजिए आपकी सतह है, इस पे ये पानी बह रहा है, तो पानी ये सतह क्या करेगी? कोशिश करेगी कि इस पानी को मैं ना बहने दूं। है ये सतह और ये पानी के बहाव, इनके मध्य एक बल कार्य करता है। ये बल होता है विपरीत दिशा में, पानी के बहाव के विपरीत दिशा में, और इसी को हम क्या कहते हैं? श्यान बल कहते हैं। ये एक टाइप का घर्षण बल है, इसको हम श्यान बल कहते हैं, और इस गुण को हम क्या कहते हैं? उस गुण को हम कहते हैं श्यानता। ठीक है। पेंडुलम को चंद्रमा पे ले जाने पर समयावधि। पेंडुलम को चंद्रमा पे ले जाने पर समयावधि ए उतनी ही रहेगी, बी घटेगी, सी शून्य हो जाएगी, या बी बढ़ेगी। तो देख लीजिए, याद रखिएगा पेंडुलम को चंद्रमा पे ले जाने पर उसकी समयावधि हमेशा बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है।